अफेक्टिव फैलेसी की। ये न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर एक बहुत ही फेमस टर्म है जिसको W.K. विमसेट और मोनरो सी बियर्ड्सले ने दिया था। W.K. विमसेट और मोनरो सी बियर्ड्सले इन दोनों ने कोलैबोरेशन में एक बुक पब्लिश कराई जिसका नाम है वर्बल आइकन 1954 में। इस बुक के अंदर लगभग 16 ऐसे लिखे गए थे जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दो टर्म दिए इन्होंने, अफेक्टिव फैलेसी और दूसरा है इंटेंशनल फैलेसी। इंटेंशनल फैलेसी की बात हमने पहले कर ली है, आप उसको देख सकते हैं वीडियो को। आज हम बात कर रहे हैं अफेक्टिव फैलेसी की। अफेक्टिव फैलेसी, फैलेसी के माने आते हैं एरर, गलती, और अफेक्टिव माने किसी चीज से प्रभावित होकर, किसी चीज से इन्फ्लुएंस होकर। इसका मतलब ये है कि इट इज द एरर ऑफ इवैल्यूएटिंग अ पोयम, कि अफेक्टिव फैलेसी तब होती है जब हम किसी पोयम को इवैल्यूएट करने में, किसी पोयम को जज करने में गलती कर देते हैं। किस तरह की गलती? इमोशनल इफेक्ट्स अपॉन द रीडर, यानी रीडर के ऊपर जो इमोशनल इफेक्ट्स होते हैं, जो रीडर के ऊपर एक इन्फ्लुएंस होता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो वो चीज देखते हुए जब हम किसी वर्क को जज कर देते हैं, तब हम जो गलती करते हैं वो अफेक्टिव फैलेसी होती है। इसको थोड़ा सा हम अपनी डेली लाइफ में समझते हैं, ये हमारे साथ भी होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि हमारे घर में कुछ बच्चों के साथ में रहने के लिए हमें मना किया जाता है, कुछ काम करने से हमें मना किया जाता है, लेकिन जो लोग हमें मना करते हैं उनको खुद उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। वो केवल दूसरे लोगों की बात सुनकर, क्योंकि दूसरे लोग उन्हें गलत बताते हैं, उनके साथ रहने के लिए मना करते हैं, तो हमारे घर वाले या हमारे टीचर्स, हमारे बड़े लोग हमें भी उनके साथ रहने के लिए मना कर देते हैं। ये तो हो गया डेली लाइफ में एक एग्जाम्पल। अब हम थोड़ा सा इसको लिटरेचर में देखने की कोशिश करते हैं। कई वर्क्स ऐसे हैं जिनको हमेशा अच्छा माना गया है, कई राइटर्स ऐसे हैं जो हमेशा बच्चों के लिए लिखते हैं। बच्चों के राइटर अलग होते हैं, हॉरर राइटर अलग होते हैं जो डरावने नॉवेल्स लिखते हैं, कुछ डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखते हैं, कुछ ट्रेजेडी लिखते हैं, तो कुछ कॉमेडी लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई राइटर ट्रेजेडी लिख रहा है, हम जो उसके रीडर्स हैं उसको एज अ ट्रेजेडी राइटर मानते हैं, तो अगर कोई जज है, कोई क्रिटिक है और वो उस राइटर के वर्क को जज करने लगे, तो वो ये ना सोच ले, क्योंकि सब लोग क्या कहते हैं उसको, कि वो ट्रेजेडी बहुत अच्छी लिखता है, तो वो केवल उसको ट्रेजेडी के रूप में ना ले कि भाई ये तो ट्रेजेडी लिखता है तो ट्रेजेडी ही होगी। क्यों? क्योंकि सब लोग इसको बोलते हैं कि ये ट्रेजेडी लिखता है। इमोशनल इफेक्ट्स, तो बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो अब ये न्यू क्रिटिसिज्म से जुड़ा हुआ, इट इज रिलेटेड विथ न्यू क्रिटिसिज्म, यानी अफेक्टिव फैलेसी न्यू क्रिटिसिज्म से जुड़ा हुआ एक टर्म है। अब न्यू क्रिटिसिज्म में होता क्या था? न्यू क्रिटिसिज्म में बात होती है लैंग्वेज की, बात होती है स्टाइल की, बात होती है उसके मेटाफर, सिम्बलीज की, लिटरेरी डिवाइसेस जितनी भी यूज होती हैं, यानी आपको टेक्स्ट को पढ़ना है, जो भी वो टेक्स्ट है, इट डजंट मैटर कि उसके राइटर कौन है, वो किस एज में लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, क्या उसका बैकग्राउंड रहा होगा, इन सब चीज को हम दरकिनार कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और हम बात करते हैं केवल उस लिटरेरी टेक्स्ट की जो हम पढ़ रहे हैं। तो अफेक्टिव फैलेसी में भी यही कहा गया कि हम जब किसी वर्क को जज करें तो उसका क्या इन्फ्लुएंस रहा है दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरे लोगों की क्या सोच है उस वर्क के ऊपर, हमें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें सिर्फ उस वर्क को पढ़ना चाहिए, बार बार उसको पढ़ना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए, बिना किसी बात से प्रभावित हुए बिना। ठीक है, ये कह रहे हैं that two critics wrote in the direct reaction to the view of I.A. रिचर्ड। ये कह रहे हैं कि जो अफेक्टिव फैलेसी टर्म दिया गया है I.A. रिचर्ड के खिलाफ है, ये एक चैलेंज है, ये एक रिएक्शन है जो कि I.A. रिचर्ड के अगेंस्ट गई थी। इन हिज इन्फ्लुएंशियल वर्क प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1923, ये कह रहे हैं कि
आइए रिचर्ड ने प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो वर्क लिखा था उसमें उन्होंने बात की थी कि दैट अ वैल्यू ऑफ अ पोयम, कि किसी पोयम की जो वैल्यू है कैन बी मेजर्ड, उसको मेजर किया जा सकता है, उसको मापा जा सकता है बाय द साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस इट इंसाइट्स इन इट्स रीडर्स। ये कह रहे हैं कि ये जो अफेक्टिव फैलेसी है ये रिएक्शन था आइए रिचर्ड की प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आइए रिचर्ड ने कहा है कि किसी पोयम की वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी है तो उसका साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स देखें, यानी जो राइटर है उस राइटर के, यानी जो रीडर है जो पढ़ रहा है पोयम को, पढ़ने वाले की साइकोलॉजी पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या उसकी रिएक्शन जा रही है, क्या इसका इन्फ्लुएंस है जो रीडर के माइंड पर पड़ रहा है। तो अगर हम न्यू क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को देखें तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अगर केवल हम साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स देखें, साइकोलॉजिकल जो एक डेवलप हो रहा है किसी इंसान का माइंड, किसी चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये टेक्स्ट के ऊपर कोई बात ही नहीं रखता है। तो न्यू क्रिटिसिज्म की जो थियरी है वो कंप्लीटली टेक्स्ट के ऊपर फोकस करती है, जबकि साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स अगर हम मान ले कि चलो ऐसा है तो फिर ये गलत हो जाएगा। ऐसा कहना क्यों गलत होगा? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उसकी बात नहीं होगी जो कि न्यू क्रिटिसिज्म में अक्सर चलता है। तो ये जो अफेक्टिव फैलेसी है ये किसके अगेंस्ट रिएक्शन थी? ये थी प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी चीज, ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म in which critic instead of describing the effect of works focused on the features, devices, forms। ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म के हमें हमेशा ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हम किसी के साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स की अगर हम बात करने लगे तो ये तो उसका एक सब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म हो जाएगा ना। तो इन्होंने कहा, अफेक्टिव फैलेसी में ये कहा गया है कि हमें ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ ध्यान देना है। और ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म कैसे होगा कि एक क्रिटिक को चाहिए कि वो किसी वर्क के इफेक्ट को डिस्क्राइब ना करे, बल्कि वो फोकस करे उसके, यानी वर्क उस टेक्स्ट के फीचर्स पर जो है फोकस करे, उसमें किस तरह के डिवाइसेस यूज की गई हैं उस पर फोकस करे, और उस वर्क की फॉर्म कैसी है उस पर फोकस करे। by which effects are achieved, यानी जिन चीजों से ये इफेक्ट पड़ रहा है उन चीजों पर हमें बेसिकली फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ ये कर ले कि भाई उसका क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। अगर इस तरह करेंगे तो ये न्यू क्रिटिसिज्म की जो एक अपनी परंपरा है, जो उसकी ट्रेडिशन है टेक्स्ट को लेकर, वो दूर हो जाएगी। कह रहे हैं कि an extreme reaction against the doctrine of the affective fallacy was manifested during the 1970s in the development of reader response criticism। देखो, एक चीज के बाद में दूसरी चीज उसको चैलेंज करती है, उसका एक रिएक्शन होती है। अफेक्टिव फैलेसी आइए रिचर्ड की प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की रिएक्शन थी, जिसमें कहा गया था कि आप लिटरेचर को और टेक्स्ट को उस टेक्स्ट के रूप में पढ़ें, उसके फीचर्स पर आप गौर करें, उसके डिवाइसेस पर आप गौर करें, उसकी फॉर्म पर आप गौर करें, ये था। लेकिन एक साइकोलॉजिकल जो इन्फ्लुएंस है, साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स है, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन होता यह है कि 1970 में एक और नई थियरी निकल कर आती है, जो है कि रीडर रेस्पॉन्स थियरी, यानी रीडर रेस्पॉन्स के रीडर जो रेस्पॉन्स कर रहा है किसी वर्क को लेकर, आप उसको देखें और उसको लेकर ही जज करें। तो जो बात यहाँ पर आइए रिचर्ड कह रहे थे साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स, कहीं ना कहीं वो बात रीडर रेस्पॉन्स में भी कही गई है। साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स और रीडर रेस्पॉन्स, ये जो साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स है ये भी रीडर का जो है साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स है, और रीडर रेस्पॉन्स, ये दोनों एक ही बात है लगभग। तो ये कह रहे हैं कि 1970 में अफेक्टिव फैलेसी को चैलेंज किया गया रीडर रेस्पॉन्स थियरी के द्वारा, और इस थियरी में ये बताया गया कि रीडर का जो रेस्पॉन्स होगा किसी भी वर्क को लेकर, वही असल उसका क्रिटिसिज्म होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये थियरी, ये छोटी सी थियरी, छोटा सा टर्म है, ये आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।